जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जलवायु ये वो आदि मिट्टी सब कुछ दे रहे थे। पर जब हम मेनली अगर हम इसको उच्चावच के आधार पर या रिलीफ फीचर्स के हिसाब से बांटे थे, तो हम लोगों ने दो में बांटा था। क्या क्या बांटा था? विंध्य कदार और दूसरा हमने बोला था ढक्कन का पठार। ठीक है, ढक्कन का पठार या ढक्कन प्लेटूज। ठीक है, ढक्कन प्लेटूज। फिर हमने इसमें चंद्राकार वाला पढ़ा, ठीक है, रामगढ़ वाला पढ़ा, ठीक है, शाहबाज वाला पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें 4 प्रकार पढ़े थे और ये 4 प्रकार आपके अरावली के भाग में ही होते हैं। ये हम लोग ने मेन पॉइंट के हिसाब से देखा। अब ढक्कन का पठार भी देखो 2 चीजों में डिवाइड होता है। क्या क्या चीज? एक गंगाधर प्रदेश क्षेत्र, गंगाधर प्रदेश क्षेत्र, और दूसरा आपका झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। ठीक है, कुछ नहीं है झालावाड़ का पठार। अच्छा, अब ये जो है मेनली आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है, मालवा प्लेटूज जो है उसका भाग है। अब आप मुझे बताओ, हम जानते हैं मालवा का पठार आपके एमपी में स्थित है, मालवा का पठार आपके एमपी में स्थित है और राजस्थान जो है एमपी के उत्तर में है, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। यानी कि मालवा का पठार का जो उत्तरी भाग होगा वो आपके झालावाड़ में बैठेगा, और यानी वही जो है आपका झालावाड़ का पठार। तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि मालवा का पठार का उत्तरी भाग जो है वही आपका क्या है? झालावाड़ का पठार। ये सारी चीजें बेटा इसीलिए मैप के थ्रू ही हम लोग देखते हैं, हम लोग को ये सारी चीजें याद नहीं करनी है। ठीक है, ये हम लोग को स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हम मैप के थ्रू देखते हैं। सीधी सी बात है ना, किसका उत्तरी भाग होगा? आपके इसी का ही तो उत्तरी भाग होगा ना। क्यों? क्योंकि ये मालवा तो आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के उत्तर में ही हम लोग स्थित हैं। ठीक है, तो ये गंगाधर प्रदेश भी सिर्फ आपके झालावाड़ में ही है, झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में है। लेकिन आप ये क्या कहोगे कि झालावाड़ में एक्चुअली 350 मीटर्स की एक आपकी उच्च भूमि फैली हुई है, उच्च भूमि क्षेत्र है, और यही उच्च भूमि क्षेत्र जो क्या कहलाता है? आपका गंगाधर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका गंगाधर प्रदेश। क्लियर है? इतना ही। दूसरा भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है वो क्या है? हमारा पूर्वी मैदान, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी मैदान, यानी कि ईस्टर्न प्लेन्स। जब हम ईस्टर्न प्लेन्स की बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको उच्चावच या रिलीफ फीचर्स के हिसाब से आपको मैंने बताया था कि किसके कितनी हाइट होगी। क्लियर? तो इसकी हाइट क्या होगी? जब भी हम मैदानों की बात करेंगे, जब भी हम प्लेन्स की बात करेंगे, ठीक है, प्लेन्स यानी मैदानों की बात करेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा? 300 मीटर ऊंचा होगा। ऊंचा कहाँ से होगा? समुद्र तल से होगा, यानी कि सी लेवल से होगा। समुद्र तल यानी कि आपके सी लेवल, और ये हम लोग कहाँ वाला? चेन्नई वाले से डिसाइड करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम इस मैदानों का भाग देखो, एक तो आप ये जान लो कि जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण आपका वही तैतीस सागर से हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, बट आप सिर्फ इतना जानो कि हमारे पास यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला हिस्सा। तो इस प्रायद्वीपीय पठार ऊपर आपका हिमालय, मैं एकदम रॉ बोल रही हूँ बहुत बड़े तरीके से। तो इस दोनों के बीच में आपके पास क्या बनेगा? आपके पास क्या बनेगा? एक प्लेन्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्लेन्स या मैदान आएगा। इस चीज को समझिए। अब देखो, जब हम सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे थे, देखो हिमालय से बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से ऑब्वियस सी बात है गल के नदियां बनती हैं। ठीक है, जब नदियां होती हैं तो ये नदियां क्या होती है? अपने साथ पत्थर, कंकड़ और बहुत सारा मिट्टी, ये सारी चीजें बहा के लेके आती हैं। तो धीरे धीरे फाइनमेंट जब होता है तो नदियों के प्लास में जो मिट्टी का जमावड़ा होता है, ये हम लोग और भी अच्छे से पढ़ते हैं, खाना पाना, ये सारी चीजें ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो आप इतना जानो कि यहाँ पर जो जमावड़ा होगा वो कैसा होगा? एक मिट्टी का जमावड़ा होगा, जिसे हम लोग कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सर, ये सारी चीजें कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, या जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एक्चुअली सेडिमेंट्स का क्या होता है? जब डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन या अवसादों का जमाव होता है, राइट? अवसादों का जमाव होता है, और यही अवसादों का जमाव क्या करवाता है? आपके मैदानों का निर्माण करवाता है। पहली चीज, ये धीरे धीरे नए जमते जाते हैं। ठीक है, कुछ तो बह के आगे चले जाते हैं, कुछ नए जमते। तो ऑब्वियस ही बात है, जब किसी भी चीज का लगातार रिनोवेशन होगा तो वो ज्यादा उपजाऊ होगी, ज्यादा फर्टाइल होगी। तो इसीलिए ये मैदान
जो आपका उच्चावच फीचर है वो ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए आप जब पूरे इंडिया को देखोगे तो कुछ चीज याद नहीं करनी है, इसको सिर्फ समझना। आप जब पूरे इंडिया को देखोगे तो बीच में जब आपका मैदानी भाग है तो इस मैदानी भाग में इसका मतलब कृषि उद्योग ज्यादा ही होंगे। इसी वजह से यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है ओवरऑल जब देखते हैं। दूसरी चीज, जब हम इसका निर्माण, इसका मतलब कैसे हुआ, हिमालय से आपके ग्लेशियर्स है, तो हिमालय से जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ते हैं, हमारे एक तो मेरे जहन में ऑलरेडी मौजूद है, और आप लोग जिसका सिलेबस होता है इंडियन ज्योग्राफी, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, पर आप लोग भी इंडियन ज्योग्राफी नहीं, सिर्फ ये ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है। बट इतना जान लो कि हिमालय से जब नदियां निकलती है तो हम लोग 3 तंत्रों, 3 रिवर सिस्टम्स के हिसाब से उसको डिस्कस करते हैं, अपवाद या ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से डिस्कस करते हैं। वो है आपकी सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और भारत के जो ये मेनली जो मैंने बीच का जो मैदान बोला है उसका जब निर्माण देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र देखेंगे। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के कॉम्बिनेशन से इस आपके प्लेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ या फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ या फॉर्मेशन। अच्छा, पहले जब हम लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको तब भी बताया था कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये एक, जब भी मैदानों की निर्माण की बात करें तो ये जो एरा है हमारे पूरे विश्व का, जो एरा है कि कौन से किस एरा में क्या बना, कौन से किस काल में या कल्प में कौन सा बना, तो हमने तब भी बोला था जो मैदान होते हैं वो हमेशा रिसेंट होते हैं, मतलब सबसे नूतन होते हैं। ठीक है, हम लोग ने हाड़ौती का पठार का निर्माण बताया था 3rd एरा में हुआ था, 3rd, ये आपके 4th एरा में हुआ था, एकदम न्यू वाले में। थोड़ा सा लिखिए इसका जो निर्माण हुआ है, एक तो आप बोलोगे किसके अवसादों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्लियर है। यहाँ अगर आप इस पूर्वी मैदान, मैंने इस पूरे मैदान का बोला है, ये भारत के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा, यमुना क्या है, यमुना क्या है, मुझे ये क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क, मैं आपको कल इसको डिस्कस करूंगी क्लास में। मुझे ये बताओ कि क्या यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब क्या होता है कि वो कहीं से आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है, इसको हम लोग सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और एक होती है वितरिका, ठीक है, वितरिका क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये हम लोग जब राजस्थान के रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं और अच्छे से आपको बताऊंगी। तो सहायक क्या होती है, जल में इंक्रीमेंट करती है, और वितरिका क्या होती है, उसमें से निकाल रही है, यानी उसके वाटर में डिक्रीमेंट कर रही है। तो मुझे ये बताओ कि यमुना जो है उसकी सहायक नदी है या वितरिका है, सहायक नदी है या वितरिका है, कि या वो यमुना जो है अपने अलग सिस्टम से आके निकलती है। ये मुझे कल पूरा डिस्कस करना है क्लास में, ठीक है, ओके, ये आपका होमवर्क है यमुना के बारे में, जीके का क्वेश्चन मान लो, ठीक है। तो अगर हम राजस्थान के रेस्पेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी मैदानों की बात कर रहे हैं, पूर्वी मैदान यानी ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण आपके यमुना प्लस गंगा के जो अवसाद आते हैं, जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ है उससे हुआ, यमुना प्लस गंगा, ठीक है, यमुना प्लस गंगा, किसके, तो आप बोलोगे सीधा सीधा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से, जलोढ़ के निक्षेपण से या डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। टाइम पीरियड जो होगा वो आपका चतुर्थ महाकल्प, या तो चतुर्थ महाकल्प बोलो, या आप बोलोगे नूतन महाकल्प, या आप बोलोगे नूतन महाकल्प, ठीक है, या आप बोलोगे नियोजोइक एरा, नियोजोइक एरा, ठीक है, क्लियर है। किस टाइम में हुआ, या आप बोलोगे चतुर्थ महाकल्प में हुआ, या तो नूतन महाकल्प में हुआ, या आप बोलोगे नियोजोइक एरा, क्लियर है। किसका निर्माण हुआ, हमारे राजस्थान के जो पूर्वी मैदान है। अच्छा, अब पूर्वी मैदान है तो मुझे बताओ भाई कहाँ, इस साइड में फैला होगा। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश हम लोग देखेंगे, अभी तक देखा नहीं है, बट जब मैंने जनरल बताया था तो जनरल मैंने आपको क्या बताया था, पश्चिमी मरुस्थल सबसे बड़ा है, ये आपका दूसरे नंबर पर है, दूसरा पोजीशन पर है, क्या है, कौन सा, ये पूर्वी मैदान, और ये फैला हुआ है आपका 23.46% पर। इसका क्या है, एक्सपेंशन है इन राजस्थान या राजस्थान में विस्तार। पहला क्या है, पश्चिमी मरुस्थल। पहला जब हम लोग 4 मुख्य डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या है, पॉपुलेशन, ये हम लोगों ने फर्स्ट डे में ये सारे के मेन पॉइंट्स लिखे भी थे, बट फिर से एक बार लिखते हैं, जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकाला, जनसंख्या डिवाइडेड बाय उसको जो इतनी एरिया मिली हुई है,
ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें तो लगभग आपका 40% है, यानी कि सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है, सबसे अधिकतम है। और हम ये जानते हैं रीजन, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे प्लेन्स होंगे, कृषि अधिक होगी, एग्रीकल्चर अधिक होगा, तो लोग ज्यादा बसेंगे, औद्योगिक ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जहाँ लोग ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ उनको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, चीजों की आपूर्ति जहाँ होगी, तो लोग वहीं पे बसने की कोशिश करेंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी लगभग 49% है, और पॉपुलेशन अगर बोले तो 40% है। यहाँ पॉपुलेशन लिखा है लेकिन हिंदी में घनत्व बताते हैं, घनत्व का मतलब डेंसिटी, वो भी आपका 47.7%। और तो सारी चीजें इसमें ज्यादा ही है। क्लियर? ओके, मैं बताऊं जिला या डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा तो तुम्हारा हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं जयपुर, जयपुर प्लस दौसा प्लस भरतपुर प्लस अलवर। है ना, देखो ना, ये तो याद ही करिए ना कि ये तो हम लोग उधर की तरफ जाते ही हैं। ठीक है। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये चारों जो हैं ये आपके पूर्वी मैदान में आते हैं, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान में है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। अब मिट्टी या विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मिट्टी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तभी तो इसमें पॉपुलेशन है। मिट्टी क्या आ जाएगी, जलोढ़ बोल दो, या आप दोमट बोल दो, या आप सल्फी बोल दो। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी यहीं पर पाई जाने वाली क्या है, मिट्टी है। ये सारी क्या है, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी है या दोमट। और ये क्या है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है, क्या है। और याद करिए, मैंने क्लास में बताया भी था आपको, जहाँ की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यानी कि वहां पर जो आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो खेती वाली मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, तो उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, यानी कि पहाड़ पर्वत वहाँ पे कम है। जहाँ पर पहाड़ पर्वत नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो दैट मीन्स डायरेक्ट सा याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको खनिज की कमी है, कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है, खनिज हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मिनरल्स, लैक ऑफ मिनरल्स, इसमें याद करना कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट सोचने वाली बात है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो होगा या कृषि जो होगा सबसे अधिक है, सबसे अधिक, ऑब्वियस ही बात है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, बिकॉज ऑफ उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहुत है, उपजाऊ मिट्टी कौन, जलोढ़ बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो कभी कभी कहता है कि पूरे राजस्थान में आपको निर्धन क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे बताओ, पूर्वी मैदान मिट्टी, वो मिट्टी आपकी क्या है, जलोढ़ है। और इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, आप बोलोगे सबसे ज्यादा सिलिका, उच्चतम क्वालिटी की सिलिका, उच्चतम क्वालिटी की सिलिका पाई जाती है, पाई जाती है कहाँ में, आपकी इस जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। क्लियर? तो यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ की जलोढ़ मिट्टी में सबसे उच्चतम क्वालिटी का सिलिका मिलता है, और कांच उद्योग के लिए सबसे मुख्य अमाउंट जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिलिका ही होता है। सो हम रखेंगे कि इस क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपका क्या है, कांच उद्योग, कांच उद्योग या ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास। ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री का सर्वाधिक विकास होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम क्वालिटी की क्या मिलती है, सिलिका मिलती है। क्लियर है ना। चलो, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कहेंगे मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग यानी कि क्यूज में आ जाए तो लिख देना कि मत्स्य, एक आपका मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, और एक आपका विश्वकर्मा, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र। ये दोनों नाम है, ये दोनों क्या है, नाम है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र जब एकीकरण पढ़ेंगे तो इस अच्छा, मैंने शायद बताया भी था कि मत्स्य संघ, जब हम लोग ऐतिहासिक नाम बता रहे थे पूरे राजस्थान का, तब मैंने मत्स्य संघ का उल्लेख भी किया था, याद करिए। तो ये जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है ये अलवर को कहते हैं, अलवर को, और वैसी बात है, हम लोग औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा देखे हैं। और दूसरा ये विश्वकर्मा वाला औद्योगिक क्षेत्र हम लोग जयपुर को कहते हैं, इसको कहते हैं जयपुर को। ठीक है। और इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का सर्वाधिक विकास,
सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? ऑटोमोबाइल्स का। क्लियर है? ये 2 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो नाम है ना, वो नाम थोड़े से अलग है, मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया है आपको, क्या नाम दिया है? अदर नेम दिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र यानी कि आपका जयपुर, और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र यानी कि आपका अलवर। पहली चीज, और दूसरी चीज, इन दोनों क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल्स का सर्वाधिक विकास हुआ है। और अगर हम ओवरऑल भी कहें तो आप ये कहोगे कि सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र आपको किसमें मिले हैं? इस पूर्वी मैदान में मिले हैं। दूसरी चीज, यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है? काफी उपजाऊ है, और साथ ही साथ इसमें उच्चतम क्वालिटी का सिलिका मिलता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर आपके कांच का उद्योग का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। ये इसकी प्रॉपर्टी। आगे बढ़े। क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार की कृषि की जाती है? अच्छा, इसमें आंसर का कुछ याद नहीं करना है। पहले चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ चीजें कभी भी याद ना हो, उसको सिर्फ समझ लो। तो उसी तरह आप ये देखो कि यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व है। तो जगह कम है, इसलिए हम कृषि का प्रकार कौन सा कहते हैं? गहन कृषि। गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि का मतलब ही क्या होता है कि कम एरिया पर ज्यादा लोग कृषि करते हैं। कम एरिया पर ज्यादा लोग कृषि कर रहे हैं। तो कभी पूछा जाए कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो आप क्या बोलोगे? गहन कृषि की जाती है, यानी कि कम जगह पर अधिक कृषि उत्पादन अगर किया जाए। गहन कृषि का मतलब क्या होता है कि कम जगह पर अधिक कृषि उत्पादन के लिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन हमें एरिया कम मिला है। हमें क्या मिला है? एरिया कम मिला है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर उत्पादन जो है, अगर हम कंपैरिजन करें तो कम जगह पर हम ज्यादा निकाल रहे हैं पूरे राजस्थान के ओवरऑल पे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे गहन कृषि, और उपजाऊ है क्योंकि जलोढ़ तो बहुत सारा है। तो यहाँ पर क्या होगा? गहन कृषि होगी। कृषि का प्रकार कौन सा है? गहन कृषि। और नलकूप, ठीक है। और इससे हमारे जयपुर में सर्वाधिक। क्लियर है? अब हम इसका डिवीजन देखेंगे कि इस पूरे जो पूर्वी मैदान, ये हम लोग ने जनरल पढ़ा पूर्वी मैदान। अब मैं आपको बोलूंगी पूरे जो जैसे कि हम लोग ने उच्चावच के तौर पे हावटी के पटाख डिवाइड किया था, तब इसको हम लोग नदियों के हिसाब से, एक बाणगंगा बेसिन, एक आपका चंबल बेसिन, ऐसे, ठीक है। वर्गीकरण यानी कि कैसे डिवीजन है किसका? किसका डिवीजन है? डिवीजन ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन्स को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका चंबल आ जाएगा, तो आप बोलोगे चंबल बेसिन। दूसरा आपका आ जाएगा कौन सा? बनास और बाणगंगा। बनास बाणगंगा बेसिन, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा आपका माही बेसिन। माही बेसिन, ठीक है। अब हम 3 बेसिन को अलग अलग, जब आप नदियों में फोटो देखोगे तो आपको सीधे सीधे बेसिन यानी कि उसके आसपास का जो नदी बह रही है, प्लेन्स पड़ रहे हैं, नदियां ला रही हैं जरूरत से एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली बात आपके पास का डिपोजिशन करवाएगी। तो हम उस आसपास के जो बेसिन, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि नदियों के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। इस बेसिन का मतलब यानी कि क्या हो गया? इस बेसिन वर्ड का मतलब क्या हो गया कि नदियों के आसपास का क्षेत्र, मतलब रीजन अराउंड द रिवर, ठीक है। लेकिन जब हम चंबल बेसिन की बात करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। क्या नाम होता है बताओ? बीहड़। चंबल के बीहड़। तो जब हम चंबल के बेसिन की बात करते हैं तो हम उसका एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसका नाम होता है बीहड़। अब चंबल कहाँ पर एंट्री करता है? देखो, इसको हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे, आपके नदियों में भी पढ़ेंगे, अपवाद तंत्र में भी पढ़ेंगे। अभी इसे लिखना जानोगे। हम लोग स्टार्ट तो चंबल से करते हैं। चंबल बेसिन, ठीक है। चंबल बेसिन, चंबल के बारे में हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए हर डिस्कशन में वो घुसेगा ही घुसेगा। जैसे सब्जी में आलू का घुसना जरूरी है, उसी तरह राजस्थान ज्योग्राफी में चंबल का घुसना जरूरी है, ठीक है। आलू घुसता है, मैक्सिमम सब्जियों में आलू घुसता ही है, ठीक है, वरना बच्चों को कहाँ पसंद आता है, ठीक है। सो चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन का जो उद्गम है, उद्गम मतलब ओरिजिनेट, उद्गम
चंबल का उद्गम यानी कि ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है? वो आपकी क्या है बताओ? जाना पाव की पहाड़ियां जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश मैंने बोला था चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है। हाँ तो आप बोलोगे जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव हिल्स पहाड़ियां या जाना पाव हिल्स। और ये हिल्स है कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश में। तो ये यहाँ से कहाँ से करती है? राजस्थान में एंट्री। राजस्थान में घुसती कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ये पहले भी हमने देखा है हुआ है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के कहाँ पर? चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ में जगह है चौरासीगढ़। उस चौरासीगढ़ से हमारे एमपी से निकल कर हमारे राजस्थान में वो एंट्री करती है। ठीक है। और मैंने बोला था लास्ट में कहाँ पे मिलती है? चंबल लास्ट में कहाँ पे मिलती है? यमुना में मिलती है। यमुना में उसको मिलना था जो कि यूपी में एंट्री कहाँ पे करती है? इटावा से। यूपी में एंट्री कहाँ से करती है? ये सारी चीजें जबानी याद होना चाहिए। अच्छा अभी मैंने बोला कि चंबल की नदी का जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक है स्पेसिफिक। तो यानी कि जो उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो गया? चंबल के बीहड़। ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूं इस बीहड़ की टोटल चौड़ाई तो आपको याद रहेगा कि इसकी टोटल चौड़ाई 4500 है। इसका एरिया या क्षेत्रफल ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं ये लेंथ की बात करूं तो 480 किलोमीटर लंबाई या लेंथ किसकी? ये क्या बता रही हूँ? चंबल के बीहड़ की बता रही हूँ। चंबल के क्लियर है कि चंबल की नदी के द्वारा जो ये बीहड़ बनते हैं एक्चुअली ये कैसे हुआ? अवनालिका अपर। ये वर्ड मैंने पहले यूज किया। अब इसको समझते हैं। देखिए चंबल की जो नदी है मान लो वो ऐसे बह रही है। क्लियर? ऐसे नॉर्मल डेज पे बह रही है नॉर्मली। लेकिन जब बाढ़ आ गया तो बाढ़ आ गया तो ऑब्वियस ही बात है इसकी हाइट इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। ऐसे ऐसे हाइट इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन हाइट इंक्रीमेंट के साथ साथ ऐसे ऐसे इसमें अवनालिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है? अवनालिकाएं बन जाती है। ऑब्वियस ही बात है जब अवनालिका बनेगी तो उसमें पानी भरेगा। अवनालिका ये क्या है? अवनालिकाएं हैं। ठीक है। अवनालिकाएं हैं बाढ़ के समय। ये स्थिति कब के समय की है? बाढ़ के समय। अब बाढ़ खत्म हो गया। बाढ़ खत्म हो गया तो यानी कि वो अपने नॉर्मल स्टेट में आएगी। जब वो नॉर्मल स्टेट में आएगी तो इन अवनालिकाओं से भी वो क्या लाएगी? पानी वापस लेके आएगी। पानी उस अवनालिकाओं में जो पानी है वो भी बाहर निकलेगा। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो साथ ही साथ वो अपनी मिट्टी को भी तो लेके आएगी। जो मिट्टियां हैं वो भी लेके आएगी। तो इससे क्या हो रहा है? इससे यानी कि उस एरिया में क्या हुआ? अवनालिका अपरदन हुआ। यही एक्चुअल अवनालिका अपरदन क्या हुआ? उस आसपास का क्षेत्र में जो हुआ उससे क्या हुआ? आफ्टर फ्लड बाढ़ के बाद की स्थिति में क्या हो गया कि इस अवनालिकाओं से भी पानी निकला और साथ ही साथ क्या निकली? मिट्टी निकली जो अपने साथ वो लेके आए। पानी और मिट्टी दोनों निकली। पानी और मिट्टी दोनों निकली और इसी होल प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन। ठीक है। इसी होल प्रोसेस को हम ये कहते हैं अवनालिका अपरदन। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कहाँ देखने को मिलता है? तो आप क्या बोलोगे? चंबल के बीहड़ में मिलता है। और ये जो स्थिति होती है गाद गाद जैसी हो जाती है। और आप कुछ फोटोग्राफ्स में देखोगे कि ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। चंबल का जो एरिया है कभी आप नेट में सर्च करके फोटोग्राफ देखना तो बहुत ऊपर नीचे ऊपर खाबर जैसे एरियाज बनते हैं। ठीक है। और इसी ऊपर खाबर को मैंने आपको बोला था कि एक को खाबर कहते हैं एक को डाउन कहते हैं। इसीलिए और साथ ही साथ यहाँ पे डाकुओं का वास ज़्यादा रहता है चंबल के पीरियड में पहले के ज़माने में। अभी की बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये डाकुओं का क्षेत्र भी था। चंबल के डाकू ये सारे नाम आप लोग कॉमनली सुने होंगे। तो ये आपकी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सबसे अधिक सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होगा? तो आप क्या बोलोगे? चंबल के बेसिन में। या आप ये बोलोगे कि पूर्वी मैदानों के में चंबल के बेसिन में। ठीक है। व्हाटएवर जो ऑप्शंस में आएगा उस ऑप्शन के हिसाब से। तो अवनालिका अपरदन के द्वारा जो आपका स्ट्रक्चर बनता है या जो स्थलाकृति बनती है। ठीक है। इस अवनालिका अपरदन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रक्चर या स्थलाकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्खान स्थलाकृति। या आप बोलोगे ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर क्लियर? कैसा स्ट्रक्चर बनता है? ऐसे ऐसे क्लास में भी एक बार बताया भी था। क्लियर? अब देखो ऐसी उत्खान स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्या हम यहाँ पे कृषि कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बोलेंगे क्या कि हम इस एरिया पर कृषि नहीं की जा सकती। नहीं करते।
जब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स पर कृषि नहीं करते तो इसका मतलब वो एरिया हमें छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी है, पानी है, सब कुछ है, तो यहाँ पे छोटे-छोटे घास भी तो उग सकते हैं ना, जंगल जैसा। तो इसी वजह से इसको छोड़ भी देते हैं, लोग बसते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जंगलों का निर्माण हो जाता है, जंगलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप बोलते हो कि आपके बीहड़, या आप ये कहोगे कि यहाँ पर जंगली जानवर डाकुओं का निवास हुआ। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स का तो एक होता है उच्च भाग, एक होता है निम्न भाग। इसको हम क्या कहते हैं, निम्न भाग। निम्न भाग को हम क्या कहते हैं, खादर। निम्न भाग को हम क्या कहते हैं, खादर। और ये क्या होता है, उच्च भाग। उच्च भाग, उच्च स्ट्रक्चर, हाई स्ट्रक्चर और लोअर स्ट्रक्चर, अपर स्ट्रक्चर और लोअर स्ट्रक्चर, अपर और लोअर। लोअर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, खादर, और अपर स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग डांग। क्या कहते हैं, डांग, ठीक है। और इस एरिया को छोड़ दिया जाता है अवनालिका आवर्धन के द्वारा, क्योंकि इसका जो स्थलाकृति होती है, उपवर्ग होती है, उत्खात होती है, उत्खात, उत्खात स्थलाकृति होती है, जिसके कारण हमारे पास क्या हुआ कि ये जंगल बन जाते हैं, बीहड़ों का निर्माण करते हैं। हम उसको कृषि के बिना कृषि के छोड़ देते हैं। क्या है बीहड़, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि चंबल के बेसिन में अवनालिका आवर्तन के कारण रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है कृषि के लिए, कृषि वहां पर नहीं की जाती है, और जिसके फलस्वरूप वहां पर घने जंगलों का निर्माण होता है, और इन्हीं घने जंगलों को हम क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। यानी कि अगर कोई पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे उच्चतम क्वालिटी का जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, और आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट ना मिले, तो आप क्या कहोगे, नवीन, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब आप देखो कोई चीज नीचे है तो उसमें से पूरा ऊपर निकालने में आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, ऑब्वियस बात है। अब नालिका नलियों जैसा पता है, तो आप क्या कहोगे कि जो ये जगह है, इस जगह पर क्या है, सबसे नवीन जलोढ़ बनती है, नवीन जलोढ़ का सेडिमेंटेशन होता है, या डिपोजिशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खादर वाला जो एरिया होगा, खादर का जो क्षेत्र होगा, जो एरिया मिलेगा, वहां पे सबसे उपजाऊ आपकी क्या मिलेगी, जलोढ़ मिलेगी। तो अगर कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया तो वो खादर का नाम जरूर देगा। मैं इसको क्वेश्चन को पुट आउट करेंगे, सारी बैकग्राउंड आपको पता है इसके, ठीक है। बस लॉजिक ये अप्लाई करना है कि कभी क्या है कि आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखाई देने का मिलेगा तो आप घबरा जाओ, ठीक है। कि हमने तो क्षेत्र पूछा है और क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं है, और जरूरत पूछा है, हमें तो पूर्वी मैदान पता है, चलो पूर्वी मैदान नहीं है तो हमें 4 डिस्ट्रिक्ट पता है, लेकिन किस क्षेत्र में मिलेगा तो वो आपका क्या होगा, खादर वाला क्षेत्र होगा, निम्न भूमि क्षेत्र होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में अवनालिका आवर्तन से ही तो ये कैरिकेचर बने, ऊपर वाले तो निकल जाते हैं, नीचे वाले निकलने में दिक्कत होती है। सो व्हाट यू विल से, ये जो डांग क्षेत्र है, डांग से ही डाकुओं का निर्माण, समझ रहे हो। जो ऊपर वाले क्षेत्र होते थे ना, उन ऊपर वाले क्षेत्रों में डाकुओं का निवास, बहुत साल पहले की बात है, ऊपर वाले क्षेत्रों में डाकुओं का निवास होता था, ठीक है। तो सिंस ऊपर वाले क्षेत्र में डाकुओं का निवास होता था, तो वहां पर तो आपको जरूरत मतलब जैसा जमीन है, आना वहां पर मुश्किल है, आना वहां पे मुश्किल होता था, इसीलिए वो डाकू वहां पर छिपने में हेल्प करते थे, ठीक है। सो व्हाट यू विल से कि आपका जो डांग क्षेत्र है वहां पे डाकुओं का निवास है, आपका जो खादर क्षेत्र है वहां पर क्या है, नवीन जलोढ़, क्या है वहां पे, नवीन जलोढ़ है। और यही आपका टोटल ओवरऑल कैरिकेट आपका स्ट्रक्चर है, स्थलाकृति है। किसकी स्थलाकृति है, आपके चंबल बेसिन की, या चंबल के बीहड़ों, जहां पर ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको डांग कहते हैं, और वहां पर डाकुओं का निवास होता है। तो अगर मैं पूछूं कि चंबल के बीहड़ कहाँ है, चंबल के बीहड़ कहाँ है, चंबल के बीहड़ कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, चंबल के बीहड़। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट्स, तो आप क्या बोलोगे, करौली, हाँ करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये में आपको खादर और डांग मिलते हैं, ठीक है, ओके। अब ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जो घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पर है, धौलपुर में। इस बीहड़ों का जो सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व है, मतलब लोग यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा, जो आपके बीहड़ की डेंसिटी है, ठीक है, जो आपके बीहड़ की डेंसिटी है वो कहाँ पर है, धौलपुर में, ठीक है। बीहड़ क्षेत्र का विकास, ऑब्वियस सी बात है, अवनालिका आवर्धन, डाकुओं और ये वो चारों तरफ के जो सिस्टम्स हैं उसके वजह से यहाँ पे विकास यहाँ के लोगों का नहीं हो पाया है। तो सरकार द्वारा, चाहे राज्य सरकार बोलो चाहे केंद्र सरकार बोलो, सेंट्रल और हमारे स्टेट गवर्नमेंट बोलो, उनके द्वारा ही यहाँ पर ऐसे इस क्षेत्र का एक्चुअली विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, या आप बोलोगे डांग रीजन का डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम्स क्या क्या है। एक आप बोलोगे कि
डांग क्षेत्र कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और दूसरा है आपका कंदरा, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम। ये आपका बोल देना केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। हाँ नहीं, कंदरा और भी एरिया आता है उसमें, अभी राजस्थान के रेस्पेक्ट में आपसे कंदरा है, ठीक है। और एक आपका भरतपुर, भरतपुर की तरफ से आ रहा था और एक आपका कोटा की तरफ से आ रहा था, इसकी तरफ से कोटा की तरफ से, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो जब भरतपुर की तरफ से आ रहा था तो इसमें कौन कौन से जगह को लिया गया था, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। लेकिन जब हम लोग कोटा वाला रीजन को देख रहे थे तो इसमें आपको लिया जा रहा था कोटा, वही कोटा, बारा, मूरी और झालावाड़। ये चीज समझ में आ रही है? बस ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोग्राम था 2004 में, ये जो प्रोग्राम था 2004 में दो पार्ट्स में स्टार्ट किया गया था। एक आपका भरतपुर वाला क्षेत्र, एक आपका कोटा वाला क्षेत्र। भरतपुर वाले क्षेत्र में जो स्टार्ट किया गया था इन चारों में, कोटा वाले में इन चारों में। लेकिन ये जो आपका कंदरा क्षेत्र विकास जो है कार्यक्रम है, ये आपका केंद्र सरकार द्वारा चला गया था और ये भी आपका भरत दो संभागों में, राजस्थान के ओवरऑल दो संभाग, जो आपके भरतपुर संभाग और आपका दूसरा कोटा संभाग, इन दोनों में चलाया गया था टोटल, ठीक है, क्लियर है ना। एक ऐसा कार्यक्रम है, ये आपके ये जो डांग इलाका है या आप बोलोगे ये जो बीहड़ इलाका है, इसका इनके विकास के क्षेत्र में, यानी कि ये जो एकदम अलग होके रखे थे हमारे ओवरऑल भारत के विकास कार्यक्रम में या ओवरऑल भारत से, इनको मुख्य धारा से जोड़ना था, इनको मुख्य धारा से जोड़ना था, धारा से जोड़ना था। जो ये अलग होके बैठे हुए थे, जोड़ना था, यहाँ पे पहुंचना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। फिर इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का ध्यान रखना था। क्राइम जो होते थे उससे, देखो हर जगह पे सब तो क्राइम में बैठ नहीं जाएंगे, कुछ नॉर्मल जनता भी होगी, तो वो नॉर्मल जनता को भी बचाना था। उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको भी इनको ध्यान रखना था, क्लियर है ना। इसलिए इस विकास कार्यक्रम का आयोजन 2004 से स्टार्ट करा है, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कंदरा।